बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू एएस नॉवेल्स इन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज जो कहानी मैं आपके लिए लाई हूँ उसका नाम है मोहब्बत के रंग और राइटर का नाम है महनाज इरफान। तो आइए शुरू करते हैं। मेरा नाम सोलत इफ्तिखार है और मैं सवेरा का भाई हूँ। अजनबी नौजवान ने ठहर ठहर कर सत्तार अहमद की आंखों में आंखें डालकर जो ही ये अल्फाज अदा किए तो वो यूं उछले थे जैसे किसी बिच्छू ने डंग मार दिया हो। क्या बकवास है! मारे हैरत और गुस्से के वो अपनी नशिस्त से उठ खड़े हुए। किस बकवास की बात कर रहे हैं? अजनबी ने मज़का खेज अंदाज में इधर उधर देखते हुए मुस्कुरा कर पूछा। तुम जो सवेरा का भाई बनकर आए हो, तुम्हें पता है तुम क्या कह रहे हो? तुम हमारे मरहूम भाई का बेटा होने का दावा कर रहे हो। बिल्कुल सही कह रहा हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा ही करना चाहिए। नौजवान के लहजे में बला का एतमाद था। हमारी इत्तला के मुताबिक हमारे भाई राहत नामी खातून से शादी कर चुके थे और उसकी सिर्फ एक ही औलाद थी और वो है सवेरा इफ्तिखार राहत। सवेरा की पैदाइश के 2 साल बाद इंतकाल कर गई थी और फिर हमारे भाई इफ्तिखार ने कोई शादी नहीं की थी। फिर तुम कहाँ से आ गए? अब सत्तार अहमद का लहजा इस्तेहज़ा आमेज़ था। बजा फरमाया किबला, लेकिन शायद आपको पता नहीं कि इफ्तिखार अहमद यानी मेरे वालिद ने राहत बेगम से शादी से कबल भी एक शादी की थी और जिस खातून से शादी की थी वो मेरी माँ रूह अफ़ज़ा थी। सोलत आराम से बोला। क्या सबूत है इसका तुम्हारे पास? सत्तार अहमद मुट्ठियाँ भींच कर इज़्तिराब से देखने लगे। वैसे तो मुझे सबूत पेश करने की कोई ज़रूरत नहीं, लेकिन अगर आप सबूत चाहते हैं तो ये लीजिए। नौजवान ने मेज़ पर से ब्रीफकेस उठाकर अपने घुटनों पर रखा और फिर उसी को खोलकर कुछ कागजात निकालने लगा। ये लीजिए निकाहनामा, देख लीजिए आपके भाई के दस्तखत हैं या किसी और के। सत्तार अहमद ने निकाहनामा पकड़ लिया। 27 साल कबल का निकाहनामा था। दस्तखत इफ्तिखार के ही थे। उनकी बीवी का नाम रूह अफ़ज़ा था। ये देखिए चंद तस्वीर। नौजवान ने कुछ तस्वीरें उनकी जानिब बढ़ाईं। इफ्तिखार एक तस्वीर में दुल्हा बने बैठे थे और दुल्हन जो थी वो हरगिज़ राहत ना थी। एक तस्वीर में उन दोनों मियाँ बीवी के दरमियान एक 8-9 साल का बच्चा था जो सोलत इफ्तिखार की शक्ल से काफ़ी मुशाबा था। एक तस्वीर में इफ्तिखार छोटे से बच्चे को कुर्सी पर बैठी बीवी को दे रहे थे। उसमें खातून की शक्ल नज़र नहीं आ रही थी। सत्तार साहब, मेरा ख्याल है आपने ये तमाम चीज़ें देख ली हों तो वो मुझे वापस कर दें। सत्तार अहमद जो इन सब चीज़ों को काफ़ी देर से देख रहे थे चौंक गए। वो जो सोलत की बातों को फ्रॉड समझ रहे थे ये सबूत देखकर ठंडे पड़ गए थे। अलबत्ता परेशानी और तफक्कुरात पसीना बनकर चेहरे पर फैल गए थे और इज़्तिराब के बाइस जिस्म होले होले लर्ज़ रहा था। अगर तुम इफ्तिखार के बेटे हो तो अब तक कहाँ थे? और इफ्तिखार ने कभी अपने किसी बेटे का तज़किरा क्यों ना किया? सत्तार अहमद ने टूटे फूटे लहजे में ऐसे पूछा कि जैसे सोलत ये सवाल सुनकर घबरा जाएगा और इफ्तिखार का बेटा होने से इनकार कर देगा। लेकिन उन्होंने देखा कि वो बड़े इत्मीनान से जवाब देने लगा था। मेरी अम्मी का पापा से किसी बात पर इख्तलाफ हो गया था और फिर पापा ने अम्मी को छोड़ दिया। इसी सबब से किसी शर्त के तहत पापा मुझ पर दावेदार नहीं रहे थे। अम्मी मुझे लेकर अंकल के पास अमेरिका चली गई थी। पापा मुझसे कभी कभार ख़त व किताबत करते रहते थे। एक दफ़ा वो मुझसे मिलने अमेरिका भी गए थे। सत्तार अहमद को याद आया कि वो यानी इफ्तिखार अहमद वाकई एक दफ़ा अमेरिका गए थे और वापसी में बहुत उदास थे और फिर चंद माह बाद ही उनका इंतकाल हो गया था। पापा के इंतकाल पर मम्मी और मुझे बहुत अफसोस हुआ था, लेकिन मैं उस वक्त तालीम की वजह से ना आ सका। अलबत्ता अब जबकि मैं तालीम के दौर से गुज़र चुका हूँ और अपना वतन और वो जगह देखने आ गया जहाँ पापा रहते थे, मुझे अपनी बहन के मुतल्लिक़ कोई मालूमात ना थी। लेकिन जब यहाँ पहुँचा तो फ़तह दीन बाबा ने बताया कि मेरी एक बहन सवेरा भी है और जो आपके यहाँ रहती है, तो मैं उसको लेने यहाँ चला आया। सोलत बात करके आराम से सोफ़े की पुश्त से सर टिका कर बैठ गया। सत्तार अहमद के पूरे जिस्म में इज़्तिराब करवटें लेने लगा।
सब क्या हो गया था। अच्छे खासे वो अपनी फैमिली के साथ बैठे खुश गप्पियों में मसरूफ़ थे कि उनके नौकर ने किसी नौजवान के आने की इत्तला दी जो उनसे मिलना चाहता था। उन्हें क्या खबर थी कि अंदर आकर कितने रूह अफ़ज़ा बड़े बड़े इंकशाफात का सामना करना पड़ेगा, वरना कम अज़ कम दिल तो तवाना करके आते। यहाँ तो मौका दिए बगैर ही सोलत ने तमाम हथियार आजमा लिए थे। परेशानी की बात ये ना थी कि सोलत इफ्तिखार का बेटा है, परेशानी की बात तो ये थी कि वो यहाँ क्यों आ गया था। जिस दौलत पर वो लोग इतने अरसे से अय्याशी कर रहे थे, उसका जायज़ वारिस आ गया था। वारिस तो इस दौलत की सवेरा भी थी, लेकिन वो मासूम और मज़लूम लड़की उनके लिए कब परेशानी का बाइस बनी थी। वो सब लोग उसके सामने बबांगे दहल ऐश उड़ाते और सवेरा अपनी ख्वाहिशों के लिए तरसा करती। लेकिन अब तो सोलत सारा कर्ज चुकाने आ गया था। अगर वो हिसाब तलब कर लेता या जायदाद अपने कब्ज़े में कर लेता तो फिर वो क्या कर सकते थे? कुछ भी नहीं। और फौरी तौर पर इसका हल भी उनकी समझ में ना आ रहा था। इसके लिए कुछ वक्त दरकार था, लिहाजा फ़िलहाल सोलत को कब्ज़े में करना ज़रूरी था और इसका एक ही तरीका था कि वो उससे चापलूसी से पेश आएँ, अपनी मोहब्बत और खलूस के बोझ से उसे इतना ज़ेरबार कर दें कि वो सर उठाकर उनकी आंखों में ना झांक सके। बेटे, ये बड़ा अच्छा हुआ कि तुम आ गए, वरना हमें तो पता भी ना चलता कि हमारा एक अजीज़ भतीजा भी है। सत्तार अहमद उसे गले लगाकर लाड से बोले, आओ बेटे, अंदर आ जाओ, तुम्हें घर के दूसरे अफराद से मिलाएं। मैं अब आपको ताया अबू कह लूँ? सोलत शरारत से उनके सीने से सर उठाकर बोला। हाँ हाँ, क्यों नहीं, हम तुम्हारे ताया अबू ही तो हैं। सत्तार साहब ने उसका सर सहलाया। हाँ तो ताया अबू, मैं सबसे पहले अपनी बहन से मिलूँगा। क्यों नहीं, आखिर पहला हक उसी का है। सत्तार साहब सोलत का बाजू थाम कर टीवी लाउंज में ले आए, जहाँ सब लोग बैठे टीवी देख रहे थे और खुशगपियों में मशगूल थे। सोलत की निगाहें सवेरा की तलाश में घूम रही थीं। खुशनुमा लिबासों में मलबूस लड़कियां चलगोज़े छील कर खा रही थीं। जाने इनमें कौन सी हो। सत्तार अहमद के साथ एक नौजवान को देखकर वो सब लोग चौंक गए। सवेरा बेटी, जीत आया अबू। दूर कोने में बैठी किसी बच्चे का नैपकिन बदलते हुए एक 18-19 साल की लड़की ने जवाब दिया। भाई जल्दी से इधर आओ बेटे, तुम्हारे लिए एक खुशखबरी है। ताया के बुलाने पर बड़ी फर्मा बरदारी से फ़ौरन चली आई। जी ताया अबू, सर झुकाकर आहिस्ता से बोली। इन्हें पहचानती हो? ताया अबू मुस्कुराकर पूछने लगे। जी। सवेरा ने सोलत को देखा और घबरा कर नज़रें झुका लीं। भाई, ये तुम्हारे भाई हैं, सोलत, तुम्हारी दूसरी अम्मी के बेटे। क्या? बैक वक्त कई आवाज़ें उभरी। तब ताया अबू ने मुख्तसरन सोलत का तारुफ करवा दिया। सवेरा, जो अपनी बड़ी बड़ी बादामी आंखों में हैरानियां समेटे यकटुक से देखे जा रही थी, भाई कहकर बुरी तरह सोलत से लिपट गई। आप कहाँ थे भाई? मेरे पास क्यों नहीं आए? अम्मी और अब्बू मुझे अकेला छोड़ गए। मैं अकेली रह गई थी, मैं अकेली रह गई थी, सवेरा रोते रोते कही जा रही थी। सामने खड़ी जमीला और सलमा ताई अम्मी ताव खा रही थी। सोलत सवेरा के सर पर हाथ फेर कर उन्हें चुप करा रहा था। सवेरा का जज्बातीपन जब ज़रा कम हुआ और तबीयत में ठहराव आ गया तो बड़े अब्बू ने सोलत का मज़ीद लोगों से तारुफ कराया। चचा वकार, चची जमीला, उनके बच्चे ज़फ़र, मज़हर, सवेरा, सुमेरा, हुमैरा, ख़ुद ताया अब्बू के बच्चे नवीद, जुनैद, जावेद, किरण आपा, बीना वगैरह। भाई बेटे, हम लोग तो खाना खा चुके, तुम ऐसा करो कि अकेले ही खा लो। नहीं ताया अब्बू, मैं तो खा कर आया था। तुम्हारा सामान कहाँ है बेटे? चचा वकार ने पूछा। मैं होटल में ठहरा हुआ हूँ, वहीं है। अरे बेटे, घर होते हुए होटल में ठहरने की क्या ज़रूरत है? तुम फ़ौरन ही सामान ले आओ। ज़फ़र, तुम सोलत के साथ जाकर सामान ले आओ, चचा वकार ने हुक्म दिया। भाई पहले बेटे को चाय वगैरह पीने दो, ताया अब्बू बोले। ताया अब्बू, मैं वहीं ठीक था, आप लोगों को ख्वामख्वाह तकलीफ़ होगी और फिर एक आध दिन में सवेरा को ले जाऊंगा, सोलत बोला। अरे बेटा, हम इतनी जल्दी थोड़ा ही जाने देंगे अपने बेटे को। ज़िंदगी में पहली बार मिल रहे हैं अपने भतीजे से, जमीला चच्ची दुलार से बोली। जाने क्या बात थी, इफ्तिखार ने बेटे की खबर हमसे छुपाई, सलमा ताई अम्मी आह भर कर बोली। हालांकि जानती थी कि इफ्तिखार से उनका इतना मेल मिलाप ही कब था,
लेकिन सोलत को तो अपनी मोहब्बत का यकीन दिलाना ही था। सुनहरे बालों वाली सुमेरा चाय और दीगर लवाजमात की ट्रॉली लेकर आ गई। सुमेरा ने खुद चाय बनाकर सोलत को पेश की और फिर उन सब ने बड़े इसरार से काफ़ी कुछ खिला दिया। कुछ देर बाद सोलत नवीद के साथ होटल सामान लेने चला गया। सोलत अपना सामान ले आया था। वो उन सब के लिए अमेरिका से तहाइफ लाया था। सभी तहाइफ पाकर खुश थे। सोलत सवेरा के लिए बहुत कुछ लाया था, लेकिन सवेरा के लिए तो सबसे बड़ा तोहफ़ा खुद सोलत था। उसे सोलत की सूरत जैसे सब कुछ मिल गया था। पनाह मिल गई थी, मोहब्बत मिल गई थी, दुनिया की दौलत मिल गई थी, ख़िज़ा में बहारें मिल गई थी, सभी कुछ तो मिल गया था। और जब मज़बूत बाजुओं वाला और बाप के से मेहरबान साए वाला भाई मिला तो उसे और क्या चाहिए था। सवेरा देखो, मैं तुम्हारे लिए ये साड़ियाँ लाया हूँ, कैसी हैं? सोलत साड़ी उसकी गोद में फेंक कर बोला, अच्छी हैं, पर भाई मुझे आप मिल गए और कुछ नहीं चाहिए। मेरा सबसे बड़ा तोहफ़ा आप हैं। सोलत उसकी इतनी मोहब्बत पर होंठ सकोड़ कर मुस्कुरा दिया। ये देखो, ये अंगूठी कैसी है? सोलत ने एक प्यारी सी अंगूठी उसकी नाजुक उंगली में पहना दी। अल्लाह भाई, ये तो बहुत प्यारी और कीमती है। ये भी क्या अमेरिका से लाए हैं? सवेरा खुश होकर बोली, नहीं, यही अपने वतन की है। क्या यहाँ खूबसूरत चीज़ें नहीं? सोलत शरारत से बोला, हाँ क्यों नहीं मिलती? आप भी तो मेरे इतने प्यारे से भाई इसी वतन का तोहफ़ा ही तो हैं। शरीर। सोलत ने आहिस्ता से उसके गालों को छू लिया। लेकिन भाई, ताई अम्मी मुझे ये इतनी कीमती अंगूठी नहीं पहनने देंगी। सवेरा अफसुर्दा हो गई। क्यों नहीं पहनने देंगी? सोलत ने पूछा। ये बहुत कीमती है ना, तुमसे ज़्यादा तो नहीं है, और फिर ये मैंने ही दी है तुम्हें। अगर तुम चाहो तो कोई भी तुम्हारी उंगली से नहीं उतार सकता। क्या तुमने इसे कबूल कर लिया? जी। सवेरा ने मासूमियत से पलकें झपकाईं। मेरा मतलब है, तुम्हें अगर पसंद है तो किसकी मिजाल है कि उतरवा दे। भाई, ये आप मेरे लिए इतने तोहफे क्यों लाए हैं? यहाँ जब हम घर चलते वहाँ दे देते। भाई, ये आप मेरे लिए इतने तोहफे क्यों लाए हैं? यहाँ जब हम घर चलते वहाँ दे देते। सवेरा उन्हें समेटते हुए बोली, बहुत जल्दी है मेरे साथ चलने की, तो और क्या। अब आप आ गए तो हम अपने घर में चल कर रहेंगे। मैं अब यहाँ नहीं रहूँगी। सवेरा मुँह बसोर कर बोली, ठीक है, फिर हम जल्द ही चलेंगे। अभी तो ये ताया चचा वगैरह किस्म की चीज़ें नहीं जाने देंगी। वैसे सवेरा, एक बात बताओ, इन लोगों का सलूक तुम्हारे साथ कैसा है? सोलत ने पूछा तो सवेरा ने एक नज़र उसे देखकर सर झुका लिया। गोया वो लोग तुम्हारे साथ ठीक सलूक नहीं करते। मैंने ठीक ही सुना था। सोलत गंभीर लहजे में बोला, छोड़िए इन बातों को, अब तो आप आ गए ना, मुझे कोई फ़िक्र नहीं है। वो उसके बाजू से सर टिका कर बोली, अच्छा भाई सवेरा, देखो काफ़ी वक्त गुजर गया, अब तुम जाकर सो जाओ। मेरा तो जी चाहता है मैं सारी रात बैठकर आपसे बातें करूं, बहुत सी बातें। हाँ हाँ, ज़िंदगी में ऐसा वक्त भी कभी आ सकता है, अगर तुम चाहो। सोलत ने उसका बाजू थपथपाया। मैं तो अब भी यही तो चाहती हूँ ना, लेकिन अभी मौका नहीं है। सोलत उसी के अंदाज में बोला। क्यों है, क्यों नहीं? सवेरा उलझ कर बोली। अच्छा जाओ, शाबाश, वो लोग तुम्हारा इंतज़ार कर रही होंगी और मुझे भी नींद आ रही है। सोलत उसे दरवाजे पर छोड़ गया। सोलत को अलहदा कमरा मिल गया था, जबकि वो तो सुमेरा और बीना के साथ उनके कमरों में सोती थी। अगले दिन बड़ा पुरतकल्लुफ़ नाश्ता हुआ। वो सब मिलकर सोलत की बड़ी आओ भगत कर रहे थे। सुमेरा और बीना तो ख़ास तौर पर उसके आगे पीछे फिर रही थी, जबकि सवेरा चाह रही थी कि सब लोग उसे और सोलत को अकेला छोड़ दें, ताकि वो भाई से जी भरकर बातें करती रहे। और जब दोपहर को सोलत खाना खाने के बाद आराम करने अपने कमरे में आया तो सवेरा मुंह फुलाए उसके बिस्तर पर बैठी थी। क्या हुआ, नाराज़ हो? सोलत झुककर मुस्कुराया। आप तो इन सब में इतने मगन थे, आपको मेरी ज़रा भी फिक्र ना हुई। ओफ़ो, ये बात है। भाई देखो ना, वो लोग सब इस कदर मुझसे प्यार मोहब्बत से पेश आ रहे थे, तो मैं गैर इखलाकी हरकत तो नहीं कर सकता था ना। आखिर मुझे भी उनसे मोहब्बत से पेश आना था। हाँ, भाई से इतनी वालिहाना मोहब्बतें और बहन महज नौकरानी। कहते हुए सवेरा की आंखों में सितारे झिलमिलाने लगे। सोलत का दिल दुख गया। सवेरा के साथ जिस किस्म का उन लोगों का सलूक रहा होगा, उसे उसका एहसास होना ही था। सवेरा, मत फिक्र करो,
तुम्हारी महरूमियों के दिन गुजर गए। मैं तुम्हारी झोली में खुशियों के अनमोल मोती टाँक दूंगा, तुम्हारे कदमों में फूल निछावर कर दूंगा। तुम्हारी तमाम महरूमियों का अजाला करना मेरा फ़र्ज़ है सवेरा। सोलत उसे यकीन दिला रहा था और सवेरा गुलरंग चेहरे के साथ भाई की सूरत देख रही थी। भाई आप कितने अच्छे हैं, लगता है जैसे मुझे सारी दौलत मिल गई है। मैं कितनी खुश नसीब हूँ ना। सवेरा आंखें बंद करके जज्बे से बोली। और क्या, मैं भी तो बहुत खुश हूँ, यकीन ना हो तो नाप लो, सोलत ने कहा। वाह, मोहब्बत नापने का भी कोई पैमाना होता है। सवेरा खिलखिलाकर हंस पड़ी। लेकिन पापा ने मुझे पहले क्यों नहीं बताया था आपके बारे में, और आप क्यों नहीं आ गए थे पहले मेरे पास। हंसते हंसते वो सोलत के कंधे से सर टिकाकर रो पड़ी। जब से सोलत आया था उसकी यही कैफियत थी, पल में हंसती तो पल में रोती। इतनी बड़ी खुशी को संभालना भी तो बड़ा काम था। उसकी खुशी से सोलत को भी खुशी महसूस होती, लेकिन दिल के किसी एक गोशे में खलिश सी महसूस हुआ करती। सैयद मुबशर अली एक नेक फितरत मुतमव्वल इंसान थे। वालिदैन के फर्मा बरदार, जो वो कहते उसे ज़रूर पूरा करते। चुनाचे वालदा की पसंद से भी शादी की। उनकी दुल्हन ऐश जहाँ उनकी दुल्हन इशरत जहाँ उनकी माँ की पसंद थी, इनकार नहीं किया। एतराज़ हो सकता था, लेकिन जिन ख्वाबों को पलकों पर चुनकर उन्होंने अपनी अज़दवाजी ज़िंदगी की इब्तिदा की थी, तो वो ख्वाब पूरे होते नज़र ना आते थे। क्योंकि इशरत जहाँ शक्ल सूरत की जितनी खूबसूरत थी, दिल की उतनी ही बदसूरत थी। उन्हें अपनी ज़ात के अलावा किसी चीज़ से गर्ज न थी। कभी उन्होंने मियाँ के एहसासात का ख्याल न किया। अलबत्ता जहाँ कहीं उनके मिजाज के ख़िलाफ़ कोई बात हुई, वो मियाँ पर चढ़ दौड़ी। सास जो उन्हें बड़ी मोहब्बतों और अरमानों से ब्याह कर लाई थी, अब उनकी झगड़ालू तबीयत और ज़बान दराजी से बेजार थी, क्योंकि वो सास को भी कतई अहमियत ना देती थी। हालांकि वो 2 बच्चों की माँ बन चुकी थी, 4 साला सत्तार अहमद और 2 साला हमीदा बानो। उन्हीं दिनों मुबशिर की एक रिश्ते की खाला का इंतकाल हुआ, तो उनकी इकलौती बेटी बल्कीस बानो अकेली रह गई। बल्कीस का बाप पहले ही मर गया था। उसकी उम्र काफ़ी हो गई थी, लेकिन शादी ना हो सकी थी क्योंकि वो नाबीना थी, और अब माँ के मरने के बाद वो यको तन्हा रह गई थी। चुनाचे मुबशर की वालदा उन्हें अपने घर ले आईं। बिल्किस बानो नाबीना होने के बावजूद उन लोगों का हाथ बटाती, आटा गूंदना, सफाई करना, कपड़े धोना और बहुत से काम। इसके अलावा वो मुबशर के बच्चों को भी संभाला करती थी। कभी कभी मुबशर की वालदा आह भर के उसकी किस्मत को बुरा भला कहने लगती। इतने गुण वाली लड़की है, और खुदा ने किस्मत कैसी बनाई है। आज को अगर शादी हुई होती तो कई बच्चों की माँ होती। अपनी सादगी में वो ये बात बल्किस के सामने भी कह दिया करती थी, इस बात से बेखबर कि उस पर क्या असर पड़ेगा। बल्किस भी अभी जवान थी, उसका भी दिल था। उमंगें उसको भी बेचैन कर दिया करती थी, तो ऐसी बात सुनकर दुख कैसे ना होता। लोग हमदर्दियाँ तो बहुत करते थे, लेकिन किस में इतना ज़र्फ था कि उसे अपने आंगन का चाँद बना लेता। सच है, चमकता चाँद तो हर एक को पसंद होता है। गहनाया चाँद कभी पसंद आया है, लेकिन नहीं, ये गहनाया चाँद भी किसी के मन का अंधियारा दूर कर गया था। मुबश्शिर ने बिल्किस के चेहरे पर फैले दुख के दबीज़ सायों को अक्सर महसूस किया था। तब वो खुद भी दुखी हो जाते, और फिर इसी दुख के एहसास ने उन्हें एक फ़ैसला करने पर मजबूर कर दिया। और जब उनके फ़ैसले की उनकी माँ को खबर हुई, तो वो भौंचक्की रह गईं। वो बिल्किस की हमदर्द थी, लेकिन ये कब चाहती थी कि एक बहू की मौजूदगी में बेटा दूसरी शादी रचा ले। लेकिन मुबश्शिर का फ़ैसला अटल था। मुमकिन था कि अगर इशरत जहाँ मिजाज की तेज़ ना होती, मियाँ के एहसासात और जज्बात का ख्याल रखती, तो वो भी ऐसा ना सोचते। लेकिन उनकी तबीयत के ज्वालामुखी ने खुद उनकी ज़ात को जला डाला था। इस खबर पर उन्होंने आसमान सर पर उठा डाला। उन्हें कब इस दीदा दिलेरी की तवक्को थी। उनका ख्याल था कि मुबश्शिर एक ऐसा परिंदा था जो उनकी मर्ज़ी के पिंजरे में कैद थे। वो बग़ैर उनकी मर्ज़ी के पर भी हिलाने के रवादार न थे। लेकिन यहाँ पर हिलाना तो अलग रहा, वो तो इस पिंजरे को तोड़कर शाख पर जा बैठे थे, उनकी दस्तरस से दूर। तो इस तरह मुबश्शिर अली ने पहली बार माँ की नाफरमानी करके बिल्किस से शादी कर ली। खुद बिल्किस इसी बात पर राज़ी ना थी। वो इशरत को दुख ना देना चाहती थी, लेकिन वो ये भी देखती थी कि घर में रोज़ रोज़
चिख चिख होती रहती, जिस पर सरासर इशरत की ज़्यादती होती और फिर मुबश्शिर ख़ुद उसके आगे मिन्नत करते थे। वो बिल्किस से बीवी का प्यार चाहते थे। बिल्किस जैसे हार गई। कुछ जज्बों ने शोर मचाया, कुछ मुस्तकबिल के सहारे की ख्वाहिशों ने उधम मचाया और कुछ मुबश्शिर की मिन्नतों ने कि वो उसकी रफ़ाकत के तलबगार थे। इन सब बातों से घबराकर उन्होंने बिलाखिर ख़ुद को मुबश्शिर की पनाह में दे दिया, या यूँ कहें कि किस्मत में उनका मिलन लिखा ही था जो वो मिल गए। इशरत जहाँ जो पहले मियाँ के लत्ते लेती थीं, अब साथ में बिल्किस को कोसा करती। हर वक्त तानों के तीरों की बौछार करती, लेकिन बिल्किस हर तरह से बर्दाश्त करती, तहम्मुल से काम लेती, हर बार खामोशी से सहती। मुबश्शिर बिल्किस के इस हौसले की दाद देते। उन्हें वो कोई मुक़द्दस चीज़ लगा करती, और जब वो हर रोज़ नमाज वग़ैरह के बाद उन पर दम किया करती तो जैसे उनकी आफ़ियत को अपनी दुआओं के दायरे में मुक़य्यद कर लेना चाहती हो। तो मुबश्शिर को वो बहुत मुक़द्दस लगा करती, मरियम की तरह मासूम। वो अब दो गोशों के दरमियान कैद थे। एक गोशा जहाँ कांटे थे तेज़ तेज़ नोकीले से, कि जहाँ 2 घड़ी आराम की सोचो तो बग़ैर कांटों की चुभन के आराम मफ़कूद हो। दूसरा गोशा फूलों से मुज़य्यन था, नरम नरम, महका महका, जहाँ इंसान का खुद ब खुद आराम करने को जी चाहे। चुनाचे मुबश्शिर भी दूसरे गोशे की तरफ चलने से कतराने लगे थे। 2 साल बाद बिल्किस ने बेटे की सूरत में मुबश्शिर को तोहफ़े से नवाजा तो वो बहुत खुश थे। उन्होंने उसका नाम इफ्तिखार अहमद रखा। तकरीबन 6 माह बाद ही इशरत जहाँ के यहाँ भी बेटा पैदा हुआ। सब बच्चों की परवरिश नाज़ो नाम से हो रही थी। बिल्किस जहाँ सब बच्चों को अपना समझती, इशरत उसके बरक्स सोचती, और इस सोच का असर वो बच्चों पर भी डाल रही थी। उन्होंने न सिर्फ सगे सौतेले के चक्कर में डाला, बल्कि उन्हें बिल्किस और इफ्तिखार के ख़िलाफ़ भड़काती भी रहती थी। नतीजा ये हुआ कि बच्चों के कच्चे जहन की कौंपलों में ही फासलों और तफ़र्क़ों के कांटे उगने लगे, और वक्त के साथ साथ ये कांटे संगीन होते गए। मुबश्शिर अली इशरत जहाँ के साथ एक मर्तबा हज कर आए थे। इस मर्तबा वो बिल्किस बानो को साथ ले गए, साथ में माँ भी थी। बिल्किस हज पर जाने का सुनकर बेहद खुश थी। ए खुदावंद, बेशक तुझसे कभी मायूस नहीं होना चाहिए। तो सबको खुशियाँ ज़रूर देता है, कभी कभी देर ज़रूर लगाता है, लेकिन नाउम्मीद नहीं करता। खुदा मेरी इन घड़ियों को माफ़ कर देना जिनमें तेरे करम से मायूस हो गई थी। बेशक तूने मुझे बहुत सी नेमतें अता की, शोहर की मोहब्बत, प्यारा सा बेटा, और अपने दर पर बुला रहा है। मैं तेरा शुक्र कैसे अदा करूं? बिल्किस खुदा ताला की बड़ी शुक्रगुजार थी, और जब वो लोग खुदा का घर देखकर दियारे हबीब से लौट रहे थे तो जहाज़ क्रैश हो गया। तमाम हाजी जाँ बहक हो गए। मुबश्शिर अली के घर में 3 एक साथ अमवात एक सानहा बन गईं। इशरत जहाँ को सास और सोकन की मौत का तो कोई गम न था, अलबत्ता शौहर की मौत का थोड़ा बहुत रंज ज़रूर हुआ था। वो भी इसलिए कि घर का रखवाला और कफ़ील मर गया था। बच्चे अभी ज़ेरे तालीम थे। सत्तार अहमद एम.ए. फ़ाइनल में थे, वक़ार अहमद मैट्रिक में थे, इफ्तिखार अहमद भी उनके हम जमात थे। हमीदा बानो मैट्रिक करके बैठ गई थीं। उनकी मंगनी हो चुकी थी और अब बाप की वापसी पर शादी होना थी, लेकिन वो तो ऐसे गए थे कि अब कभी लौट कर आना मुमकिन न था। बैंक में जो कैश था उसी पर गुजारा हो रहा था। इम्तिहान देते ही सत्तार ने सर्विस कर ली। हमीदा का जहेज़ तैयार था, लिहाजा उसकी शादी कर दी। अब तीनों भाई और इशरत जहाँ रह गए थे। सत्तार और वक़ार का तो बाप ही जुदा हुआ था, लेकिन इफ्तिखार के तो दोनों ही सतून ढह गए थे। उसे जितना भी गम होता कम था, और यही गम उसके ताबनाक मुस्तकबिल का ज़ामिन बन गया, क्योंकि वो देखता था कि सौतेली माँ किसी तौर पर भी उसे काबिले इतना नहीं समझती। वक़ार को पढ़ाई से शौक़ न था, लिहाजा उसने तालीम को खैर बात कहा। माँ के कहने पर कुछ अरसा एक जगह काम करता, कुछ अरसा दूसरी जगह। अब सिर्फ़ इफ्तिखार ही ज़ेरे तालीम था, लिहाजा माँ बात बेबात उसे ताना दिया करती, निकम्मेपन का। इफ्तिखार ने शाम में कॉलेज में दाखिला ले लिया और सुबह में उसे किस्मत से मुलाजमत मिल गई। ये मुलाजमत ऐसी थी जिसमें उसे फील्ड वर्क करना पड़ता। इस तरह इफ्तिखार ने इंटर कर लिया। अब उसके काम में इजाफ़ा हो गया था, लिहाजा उसने कॉलेज भी छोड़ दिया, प्राइवेट इम्तिहान देने का फ़ैसला किया। आहिस्ता आहिस्ता उसको मराहत हासिल होती गई। एक मोटरसाइकिल ख़रीद ली जिसके साथ वो काम करता था।
اس نے افتخار کو ایک فلیٹ بھی خرید دیا تھا۔ تب افتخار نے الگ رہنے کا فیصلہ کر لیا، کیونکہ گھر جیسی چاہت تو اسے گھر میں ملتی ہی نہ تھی۔ نہ کبھی ماں نے اس سے پوچھا کہ تمہیں کسی چیز کی ضرورت تو نہیں ہے۔ وہ بیٹھ کر اپنی قمیض کے بٹن ٹانکتا اور عشرت جہاں ٹکر ٹکر دیکھتی رہتی۔ اس طرح اسے محرومی کا بھی احساس رہتا تھا، چنانچہ الگ ہونا ہی بہتر تھا۔ اور جب عشرت جہاں کو اس نے الگ رہنے کی بابت بتایا تو وہ بوکھلا گئیں۔ 2000 کی مفت کی تنخواہ ہاتھ سے نکلی جا رہی تھی۔ کون سا وہ خرچ کرتا تھا؟ کپڑے خود بناتا تھا، کھانا بھی اکثر و بیشتر باہر ہی کھا لیتا تھا، لیکن ان کے بناوٹی لاڈ پیار احتجاج کسی طرح بھی افتخار نہ رکا۔ اسی وقت احتشام کی شادی ہو چکی تھی، 2 بچے بھی تھے، لہٰذا جب افتخار الگ ہوا تو ماں اور بھائیوں نے احتجاجاً ملنا ختم کر دیا۔ چند سال بعد ہی سیٹھ صاحب نے افتخار کی صلاحیت، محنت اور لگن اور ایمانداری دیکھ کر اپنا پارٹنر بنا لیا۔ یہ حقیقت بھی تھی کہ محض افتخار کی محنت سے ان کا کاروبار چمکا تھا، اور جب کہ افتخار کو سب کچھ حاصل تھا تو اس نے شادی کر لی۔ راحت نے افتخار سے لو میرج کی تھی۔ اس کا صرف ایک ہی بھائی تھا جو نہ جانے افتخار کو کیوں پسند نہ کرتا تھا، اور جب راحت نے بھائی کی مرضی کے خلاف افتخار سے لو میرج کی تو اس نے بہن سے قطع تعلق کر لیا۔ اس وقت وقار کی بھی شادی ہو گئی تھی، اس کا ایک بچہ بھی تھا۔ پہلے تو وہ لوگ خود ہی افتخار سے نہ ملتے تھے، اب جب کہ وہ کاروبار کا مالک ہو گیا تھا تو ان لوگوں نے اس سے ملنے کی کوشش کی، لیکن افتخار ان کی طبیعت جانتا تھا۔ وہ محض مطلب کے لیے اس سے ملنا چاہتے تھے، لہٰذا افتخار نے ان سے درست رویہ رکھا۔ البتہ کبھی کبھار وہ ملنے آ جاتے تھے۔ پھر انہی دنوں انہوں نے ایک شاخ حیدرآباد میں کھولی تو افتخار مستقل حیدرآباد منتقل ہو گئے۔ ابھی یہاں آئے زیادہ عرصہ نہیں ہوا تھا کہ ان کے یہاں سویرا پیدا ہوئی۔ سویرا کی پیدائش کے ٹھیک ہفتے بعد راحت انہیں تنہا چھوڑ گئی۔ ان کا تھا بھی کون ایک راحت کے سوا، لیکن اس نے زیادہ عرصہ ساتھ نہ نبھایا، اور سویرا کی صورت اپنی نشانی چھوڑ کر ان کا ساتھ چھوڑ گئی۔ افتخار نے ننھی سویرا کو کلیجے سے لگا لیا اور اس کے لیے آیا کا انتظام کر دیا۔ آیا نرگس بہت مہربان خاتون تھی۔ اس نے سویرا کی بڑی ناز برداری سے پرورش کی، بالکل بیٹیوں کی طرح۔ افتخار کا ملازم فتح دین عرف فتو بھی بہت پرخلوص انسان تھا، اور اس طرح آیا اور فتو کی وجہ سے گھر چلنے لگا۔ افتخار کو اپنی بیٹی سے بے حد پیار تھا۔ اس کی ذرا سی تکلیف پر ان کے دل میں کانٹے سے چبھتے۔ جب وہ توتلی زبان میں ان سے ہنس ہنس کر باتیں کرتی تو جیسے ان کے سارے غم کہیں جا سوتے۔ وہ سویرا کے لیے ماں بھی تھے اور باپ بھی۔ ان کی ہر ضد اور ہر خواہش پوری کرنا جیسے ان کا مشغلہ تھا، لیکن اتنا پیار کرنے والا باپ بیٹی کو تنہا کر گیا۔ سویرا 12 سال کی تھی، افتخار کا ایکسیڈنٹ ہوا۔ وہ کراچی سے حیدرآباد آ رہے تھے کہ سپر ہائی وے پر کسی نامعلوم ٹرک ڈرائیور نے ان کی گاڑی کو کچل دیا۔ وہ موقع پر ہی ہلاک ہو گئے۔ افتخار کی وفات کا سن کر عشرت جہاں ان کے یہاں آئیں۔ وقار اور ستار کو سویرا نے ایک آدھ مرتبہ ہی دیکھا تھا، لیکن اس بے کسی کا وقت اسے چچا، تایا اور دادی کی محبت بہت بھائی۔ وہ ان کے ساتھ کراچی آ گئی۔ ستار احمد نے آیا کو ملازمت سے نکال دیا، البتہ فتح دین گھر کی دیکھ بھال کے لیے رہ گیا۔ کراچی میں افتخار نے جو کوٹھیاں کرائے پر چڑھائی ہوئی تھیں ان میں سے ایک میں یہ لوگ منتقل ہو گئے۔ چونکہ ستار اور وقار اپنی فیملی کے ساتھ ایک ہی گھر میں رہتے تھے، لہٰذا کوٹھی میں بھی وہ ساتھ ہی منتقل ہوئے۔ کیونکہ دونوں کی بیویاں سلمہ اور جمیلہ سگی بہنیں تھیں، اس لیے ان میں جھگڑا شاد و نادر ہی ہوتا تھا۔ سویرا چچا تایا کے ساتھ آئی تو خوشی خوشی تھی، لیکن یہاں آ کر اسے پتہ چلا کہ وہ تو ایک فالتو شے ہے، وہ جو ان سب کے پیار کی مستحق تھی، لیکن انہوں نے دیا کیا؟ ڈھیروں کام، ڈانٹ پھٹکار، بہت سی مصروفیات، گویا انہیں ایک فالتو نوکرانی مل گئی ہو۔ اس کا یہاں کوئی پرسان حال نہ تھا۔ وہاں فتو بابا اس کا خیال رکھتا تھا تو آیا ضرورتوں کا خیال رکھتی تھی، اس کو ماں کا پیار دیتی۔ وہ لوگ اس کے ذرا سے دکھ پر کیسے تڑپ جاتے تھے۔ سویرا چپ کے رویا کرتی۔ کبھی کبھی فتو بابا اسے ملنے آ جاتا تو وہ اس کے سینے میں منہ چھپا کر خود ساتھ چلنے کو ضد کرتی، لیکن فتو اسے کیسے لے جا سکتا تھا؟ ایک نوکر کو بھلا کیا حق تھا کہ اس پر حق جماتا؟ لہٰذا وہ خود بھی روتا ہوا رخصت ہو جاتا۔ اس کے باپ کی دولت اس کے دونوں بھائیوں یعنی چچا تایا کے کام آ رہی تھی۔ وہ لوگ اپنی خوشیوں میں مگن تھے، اس کی خوشی کا کسی کو احساس نہ تھا۔
और ऐसे में जबकि वो घुटन का शिकार थी, प्यार को तरस रही थी, महरूमियों और मायूसियों में घिरी हुई थी, तो उसे अचानक अपने एक भाई की नवीद मिली थी, तो वो खुशी से फूली ना समाई थी। जाने आज कितने दिन बाद उसे हकीकी खुशी मिली थी। सवेरा भाई की खुशी में मगन थी। अब तो उससे काम भी नहीं कराया जाता था। सोलत उसे रोज़ाना घुमाने ले जाता था। वापसी में सब उनके मुंतज़िर होते, उनके बगैर खाना तक नहीं खाते थे। सोलत के साथ अब तो सवेरा को भी ताया, चचा और दूसरे लोगों का प्यार मिल रहा था। चचा ताया की बेटियां, ख़ास तौर पर सुमेरा और बीना, सोलत के आगे पीछे फिरा करती। वही लड़कियां जो सवेरा पर हुक्म चलाती थीं। अब उसका हर तरह ख्याल रखा जाता। सवेरा इस रुख पर हैरान रह जाती। एक भाई क्या मिला था उसे, तो सारी दुनिया ही बदली हुई लगती थी। भाई, ये सब लोग कितने अच्छे हो गए हैं। इन 3-4 दिनों में ही हमें इतना प्यार दिया है कि यहाँ से जाने को दिल नहीं चाहता। सवेरा मासूमियत से बोली। क्यों, क्या दिल बहुत लग गया है? सोलत मुस्कुराया। ये सब लोग अच्छे हो गए हैं ना, हम दोनों को इतना चाहते हैं। हाँ, ये बात तो है। बल्कि वो तो चाहते हैं कि तुम्हें हमेशा के लिए यहाँ रख लें। तो क्या ख्याल है? सोलत मुस्कुराया। अगर ये सब ऐसा ही सलूक करें तो मैं हमेशा यहाँ रहने को तैयार हूँ। किसके नाम पर? सोलत का लहजा शरारती था। क्या मतलब? सवेरा ने भवें उचकाई। भाई, वो मेरा मतलब है किसके साथ? जुनेद, नवीद या ज़फ़र? सोलत होंठ भींच कर बोला। अल्लाह, बड़े वो हैं आप, वो इस काबिल हैं? बोंगे कहीं के। और आगे बोलते बोलते सवेरा चेहरा छुपाकर चुप हो गई। ओह, अच्छा अच्छा, इसका मतलब है तुम्हें कोई पसंद नहीं? सोलत के लहजे में बला की खुशी थी। ओहो भाई, किस मज़े से मुझसे ऐसी बातें कर रहे हैं। हाँ, शायद अमेरिका में रहने का असर है। सवेरा सुर्ख चेहरा लेकर सोचने लगी। सवेरा, ये लोग महज वक्ती तौर पर बदले हैं। इनका सलूक फिर पहले जैसा हो सकता है। लिहाजा बेहतर है कि वापस अपने घर चली जाओ। अपने घर? सवेरा ने अपनी बड़ी बड़ी आंखें उठाकर उसे देखा। ओह, मेरा मतलब है हम अपने घर चलते हैं। फत्तू बाबा भी अकेले होंगे, हम उनके साथ रहेंगे तो वो भी खुश होंगे। मैं ताया अब्बू से बात करूँगा। शाम की चाय पर वो सब लोग इकट्ठे बैठे हुए थे, खुशगवार मूड के साथ। हम सब साथ हैं तो कितना अच्छा लग रहा है। बहुत याद आएंगे ये दिन। सोलत चाय की प्याली उठाता हुआ बोला। कहाँ जा रहे हो तुम? ताया अब्बू ने चौंक कर पूछा। अपने घर जाएंगे ताया अब्बू, काफ़ी दिन हो गए। अरे भाई, अब अलग रहना क्या ज़रूरी है? अब इतना बड़ा घर है, सब साथ मिलकर वहीं रहेंगे। जमीला चची ने खलूस से कहा। ये तो ठीक है, लेकिन मैं इस घर में वक्त गुजारना चाहता हूँ जहाँ पापा ने अपनी ज़िंदगी के दिन गुजारे हैं। जैसी तुम्हारी मर्ज़ी। लेकिन बेटे, अब तो तुम मुस्तकिल यहीं रहोगे, पाकिस्तान में। फिर जाने की ऐसी क्या जल्दी है? आराम से जाना, कुछ अरसे ठहर कर। चचा बोले। और क्या बेटे, थोड़े दिन और रुक जाओ, हमारा भी तो अभी दिल नहीं भरा। ताई सलमा लहजे में सारा प्यार समेट कर बोली। हाँ जी, दिल तो तुम्हारा ऐसे भरेगा कि कभी खाली ही नहीं होगा। सोलत ने मुस्कुराकर सोचा। इन सब के बेहद इसरार पर उन्हें रुकना ही पड़ा। सुमेरा बेहद उदास थी। आप जा रहे हैं? सोलत को अकेला देखकर वो करीब चली आई। हाँ शायद। आप रुक क्यों नहीं जाते? हुमैरा इठलाकर बोली। किसके लिए? सोलत ने उसकी आंखों में झांका। जिसके लिए दिल चाहे, सम्मी शर्मा कर बोली। तो फिर किसी के लिए रुक ही जाता हूँ, क्योंकि बाज़ लोगों की शख्सियत इतनी कशिश अंगेज़ होती है कि इंसान चाहते हुए भी दामन नहीं बचा सकता। कभी लोहे और मकनातीस को देखा है आपने? एक साथ, बस वैसे ही उनका ताल्लुक़ होता है। और इस घर में ऐसी शख्सियत फ़कत एक ही है। पता है कौन है वो? सोलत के लहजे में दुनिया भर का प्यार, खुमार, सब कुछ अयां था। कौन है? समी दुपट्टे का कोना उंगली पर लपेटते हुए पूछने लगी। आप? जी? सरशारी से पलकें उठाकर उसने पूछा और फिर फ़ौरन ही नज़रें झुका लीं। हाँ समी, पता नहीं क्यों, बस ये दिल आपको पसंद करने लगा है। वैसे दिल तो जाने को नहीं चाहता, लेकिन ये सवेरा है ना, बहुत काम करती थी यहाँ। अब ज़रा इसे आराम करना चाहिए, और वो इसे घर में ही मिल सकता है। उसे काम करने का बहुत शौक़ था, इसीलिए लगी रहती थी। समी झीम कर बोली। वैसे मुझे ऐसी लड़कियाँ अच्छी लगती हैं जो हर वक्त काम करती रहती हों। सोलत ने अपनी पसंद का इजहार किया। आज मैंने कोफ्ते बनाए थे, कैसे लगे आपको? समी, जो अभी तक शर्मा रही थी,
आहिस्ता से पूछने लगी। बहुत लजीज थे, और यूँ भी कोफ्ता तो मेरी पसंदीदा चीज़ है। जी चाहता था कि खाता ही रहूं, तो रोका किसने था। लो खाता रहता तो वो जो सब कहते कि भाई ये तो पेटू है। अरे कोई नहीं कहता, मैं लाऊं, खाएंगे। वो सचमुच लाने चली। अरे नहीं भाई, अब इस वक्त दिल नहीं चाह रहा, बस तुम बैठी बातें करती रहो। बातें करती बहुत अच्छी लगती हो। समी अपनी तारीफ पर फूले नहीं समा रही थी। उस दिन सहूलत ज़्यादातर समी से बातें करते रहा। उसी शाम सवेरा एकदम बेहद उदास नजर आई। इन 4 दिनों में वो बेहद खुश थी, लेकिन इस वक्त बहुत बिखरी बिखरी और उदास नजर आई थी। शायद सहूलत के रवैये पर खुश नहीं थी। आहिस्ता आहिस्ता सवेरा नॉर्मल होने लगी। दोनों बहन भाई भी खुश थे। सहूलत की खुशी का राज समी की कुर्बत भी थी कि दिन ब दिन उनकी चाहत में इजाफा होता ही जा रहा था। समी तो जैसे खुद को हवाओं में उड़ता महसूस कर रही थी। उनकी चाहत छुपी न थी, सभी आगाह थे और बहुत खुश थे। समी ज़्यादा वक्त किचन में गुजारती। वो हर मुमकिन तरीके पर ख़ुद को सहूलत के म्यार की लड़की बनाने पर तुली रहती। सहूलत की नाज़बरदारियों में और इजाफा हो गया था। भाई सहूलत, तुमने तो हमें इतना आदी बना लिया कि अब तुम्हारे जाने का सोचकर दुख होता है। चाचा मियाँ हंसते हुए बोले। फ़िक्र ना करें, मैं शादी के बाद इंशाल्लाह यहीं रहूँगा आकर, सहूलत ने जवाब दिया। अरे मियाँ ज़रूर, आखिर ये तुम्हारा घर है। चाचा मियाँ अपनी बेटी सम्मी को देखते हुए बोले। हाँ, पापा का घर उनके बाद मेरा ही तो हुआ। उसकी बात पर सब लोग हंसकर चौंक गए। पता नहीं सहूलत के मुंह से ये बात यूं ही निकल गई थी या जानबूझकर उसने कही थी, लेकिन झींपना तो उन्हें था ही, क्योंकि उन्होंने इफ्तिखार की कोठी पर खुद ही कब्जा किया था। अरे आप सब लोग ऐसे खामोश क्यों हो गए? अरे हाँ मजहर, याद आया, ज़रा आज तुम अपना ब्राउन सूट दोगे? मुझे चाहिए यार, मेरा तो ड्राई क्लीन के लिए पड़ा हुआ है और उस कलर में दूसरा सूट है भी नहीं। हाँ क्यों नहीं देगा? चचा मियाँ मजहर से पहले बोल पड़े। आजकल सहूलत उनकी चीज़ें दिल खोल कर इस्तेमाल कर रहा था, क्योंकि वो घर से नहीं, हैदराबाद से सिर्फ चंद रोज़ के लिए आया था और इस्तेमाल की चंद ही चीज़ें लाया था। वो लोग भी बड़ी फराख दिली से अपनी चीज़ें उसे दे देते। लिहाजा मजहर ने भी अपना 3 पीस सूट उसे दे दिया, जो कल ही दर्जी के यहाँ से सिल कर आया था। लेकिन शाम को जब सहूलत वापस आया तो सूट की रीढ़ लगी हुई थी। आस्तीन पर से कोट फट गया था, तो पाइंचे पर से पतलून, जैकेट पर डीजल के धब्बे। सब लोग उसकी हैयत कज़ाई पर हैरान थे। मजहर अपने सूट का ये हशर देखकर रो देने को था। ताया अब्बू, लड़ाई हो गई थी मेरी चंद गुंडों के साथ। वो कमीने एक लड़की को अगवा करने की कोशिश कर रहे थे। मैंने मुदाखलत की तो वो मेरे पीछे पड़ गए। बेटे ज़्यादा चोट तो नहीं आई? सलमा ताई अम्मी ने उसका बाजू टटोला। नहीं ताई अम्मी, और तो बिल्कुल खैरियत है, बस ये पिंडली ज़रा दुख रही है, शायद हड्डी में चोट लग गई है, सहूलत कराह कर बोला। अरे बेटी सुमेरा, ज़रा जल्दी से गर्म दूध का गिलास ले आ। चची जमीला ने सुमेरा को दौड़ाया। सहूलत अपने कमरे में चला आया, मज़े से सूट बदला और बिस्तर पर दराज हो गया। इन सब को बेवकूफ़ बनाने में उसे बड़ा मज़ा आया था। इन सब से उनकी पसंदीदा अशिया लेकर उनका नाश मार देता था। शायद वो सवेरा का बदला लेता था। लगता था जैसे उसे सुमेरा के अलावा सभी से बैर हो। सुमेरा अलबत्ता उसकी मेहरबानियों से नवाजी जाती थी। सहूलत के लिए आजकल खासा एहतमाम होता था, लेकिन वो मज़ीद अपनी पसंदीदा डिश बनवाया करता था। सुमेरा चची ताई खानसमा के साथ बावर्ची खाने में लगी रहती थी, लेकिन मजबूरी थी। जो कुछ कहता था उन्हें करना पड़ता था। वाशिर में वो कपड़े धुलवाना पसंद ना करता था। उसकी मंतक थी कि कपड़े कमज़ोर हो जाते हैं, लिहाजा कपड़े धोने की जिम्मेदारी बीना के सुपुर्द थी। उसके इसरार पर कोई भी गेम शुरू होता और जब सबकी दिलचस्पी अरूज पर होती तो वो खेल छोड़कर उठ खड़ा होता। सारे लोग भुन्ना जाते, लेकिन किसकी मिजाल थी कि उससे अड़ता। गर्ज उसने सबको ही तंग कर डाला था। यहाँ आए महीना भर हो गया था और अब वो यहाँ से जाना चाहता था। रात में जबकि सब लोग जमा थे तो उसने जाने की इजाज़त चाही। महीना भर कैसे गुजर गया पता भी नहीं चला। ताई अम्मी आह भर कर बोली। ताई अम्मी, मैंने आपको इतना सताया है कि आपको याद आकर गुस्सा आता रहेगा, सहूलत शरारत से बोला। नहीं बेटे, भला ज़रा सी तुम्हारी शरारत से कौन गुस्से होगा, ताई अब्बू बोले।
لیکن میں شرمندہ ہوں، اصل میں کچھ تبدیلی چاہتا تھا۔ اچھا لگتا ہے ذرا ہنگامہ ہوں، شرارتیں ہوں، بس اسی لیے۔ ویسے میں سب سے معافی چاہوں گا، اگر آپ لوگ مجھ سے ناراض ہوں تو برائے مہربانی معاف کر دیں۔ سہولت واقعی شرمندہ تھا۔ بیٹے، تمہاری کمی محسوس ہوگی، ویسے ہمارا تو ارادہ تھا کہ تم مستقل یہیں آ جاؤ، اور بھائی اب تم لوگوں کے مستقبل کا انتظام بھی تو کرنا ہے۔ چچا مسکرا کر بولے، میرا خیال تھا سہولت کہ سویرا بیٹی ہماری بیٹی ہی تو ہے، کیوں نہ ہماری بہو بن جائے تو ہم سب ساتھ ہو جائیں گے۔ تائی امی نے اپنا خیال ظاہر کیا۔ نیک خیال ہے، کیونکہ اب آپ ہی ہمارے بزرگ ہیں، آپ کو ہی سارا کام انجام دینا ہے۔ سہولت سعادت مندی سے بولا۔ سہولت کی بات پر ان سب کی باتیں کھل گئیں۔ لیکن ایک بات ہے تایا ابو، سہولت شہادت کی انگلی اٹھا کر بولا۔ وہ کیا؟ بات یہ ہے کہ آپ کو رسم کے مطابق رشتہ لے کر ہمارے گھر آنا پڑے گا۔ سہولت مسکرا کر بولا، ہاں ہاں کیوں نہیں، ایسا ہی ہوگا۔ تائی امی ہنس دی۔ سمیرا اداس ہو گئی تھی سہولت کے جانے کا سن کر۔ ارے اتنی اداسی کی کیا بات ہے، میں جلد ہی آ جاؤں گا، بلکہ آتا رہوں گا، سہولت نے تسلی دی۔ سہولت، ایک بات کہوں؟ اگر آپ الگ ہی رہنا چاہتے ہیں تو یہیں کراچی والی کوٹھی میں منتقل ہو جائیں، حیدرآباد تو بہت دور ہے نا۔ نہیں خیر، بہت دور تو نہیں ہے، آپ کو شاید نہیں لگتا، اداس لہجے میں کہا گیا۔ تم فاصلے کی بات کر رہی ہو تو سمی، فاصلے دل والوں کے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھتے، پتہ ہے جب یہاں کے لوگ یاد کریں گے نا تو گویا ہم ان کے پاس موجود ہی ہوں گے۔ سمی نے سر جھکا لیا۔ ہمیں کتنا یاد کیا کرو گی؟ آپ کتنا کریں گے؟ سمی نے الٹا سوال پوچھ لیا۔ ہمیں یاد کرنے کی ضرورت ہی نہیں، آپ تو ہر وقت ہمارے ساتھ ہوں گی، سہولت شرارت سے بولا۔ اللہ، آپ باتیں بہت بناتے ہیں، سمیرا شرما کر بولی۔ سہولت نے اس کا خوبصورت چہرہ اپنے ہاتھوں میں تھام لیا، لیکن سمیرا سہولت کی خمار آلود نظروں سے شرما کر بھاگ گئی، کیونکہ سہولت کو مشرقی حسن پسند تھا، ڈھکا چھپا سا، اور سمیرا اس کے معیار کا بننا چاہتی تھی، اس لیے بے باکی سے عشق کرنے کی بجائے چلی گئی تھی۔ سمیرا تھی تو بہت چالاک اور تیز قسم کی لڑکی، لیکن سہولت کے معاملے میں سنجیدہ تھی، جبکہ وہ اسے اتنا چاہتا تو وہ بھی اس کا خیال رکھتی۔ سویرا کو تنگ کرنے والی سب سے پہلے سمیرا ہی تھی، اپنے سارے کام بھی وہ سویرا سے کرواتی تھی، لیکن سہولت سے جذباتی تعلق قائم ہونے کے بعد سویرا سے اس کا سلوک بدل گیا تھا، اب وہ اس سے سب سے زیادہ محبت کا اظہار کرتی۔ سویرا اور سہولت اپنے گھر چلے گئے۔ بزنس جو افتخار احمد کے بعد سویرا کے نام سے تھا، اس کی دیکھ بھال چچا تایا کرتے تھے اور خوب عیش اڑاتے تھے۔ اب سہولت نے اس کی ذمہ داری سنبھال لی تھی، بلکہ سویرا کو آہستہ آہستہ اس کے بارے میں سمجھاتا رہتا تھا۔ ان لوگوں کو حیدرآباد آئے ہوئے ابھی 2 ہی ماہ ہوئے تھے کہ ایک دن تایا ابا، تائی امی اور جمیلہ چچی سویرا کے لیے نوید کا رشتہ مانگنے آئے۔ سہولت نے بڑی فراخ دلی سے ان کا خیر مقدم کیا، اور جب ان کی خواہش کے بارے میں معلوم ہوا تو بہت خوش ہوا، بلکہ رشتہ قبول بھی کر لیا، کیونکہ اعتراض کی کوئی بات ہی نہ تھی۔ البتہ منگنی کے بارے میں اس نے انکار کر دیا، منگنی کی اس کی نظر میں کوئی ضرورت ہی نہ تھی۔ 1 سال بعد بس وہ لوگ آ کر سویرا کو دلہن بنا کر لے جاتے۔ تائی امی تو فوراً شادی چاہتی تھیں، لیکن سہولت کا کہنا تھا کہ اتنے عرصے بعد وہ سویرا سے ملا ہے، لہٰذا وہ شادی اتنی جلدی نہیں کرے گا۔ تائی ابو وغیرہ خوش لوٹ گئے۔ چچی جمیلہ سمیرا کے بارے میں اس سے بات کرنا چاہتی تھیں، لیکن ایک تو وہ لڑکی کی ماں تھی، پھر انہوں نے سوچا کہ سہولت پہلے بہن کی شادی کرے گا، پھر اپنے متعلق سوچے گا، لہٰذا خاموش ہی رہیں۔ تقریباً 6 ماہ گزر گئے۔ سہولت اس عرصے میں کئی بار ملنے آیا۔ ایک دن وہ اچانک ہی چلا آیا۔ شام کا وقت تھا۔ جب وہ جانے لگا تو تایا ابو نے روکنا چاہا۔ میاں، ابھی آئے، ابھی چل دیے، خیر تو ہے؟ جی تایا ابو، خیر ہی ہے، اصل میں کل ایک تقریب منعقد کر رہا ہوں، کوئی خاص تو نہیں ہے، بس ایسے ہی چھوٹی موٹی، آپ لوگوں کو اطلاع اس لیے نہ دے سکا کہ بس اچانک سوجھ گئی، ویسے بھی آپ لوگ مصروف ہیں، پہلے سے کہاں آ سکتے ہیں، لیکن کل ضرور آئیے گا۔ ہاں بیٹا، کیوں نہیں آئیں گے، لیکن مجبوری یہ ہے کہ میرا تو کم وقت ایسا پاؤں مڑا ہے کہ 2 قدم چلا نہیں جاتا۔ روبی اور سمیرا کے امتحان ہو رہے ہیں۔ امی، میرا تو 4 دن بعد ہے پرچہ، سمیرا جلدی سے بول اٹھی۔ اے لو، جانے کی وجہ سے امتحان کی بھی فکر نہیں ہے، چچی نے پیار سے بیٹی اور سہولت کو دیکھتے ہوئے کہا۔ نوید بھائی، آپ تو ضرور آئیں گے نا، سہولت نے چھیڑا۔ ہاں ہاں، یہ کیوں نہیں آئے گا، آخر سسرال کا معاملہ ہے، چچی اماں بولیں۔
सलमा ताई हंस दी और नवीद मियाँ झींप कर दांत निकालने लगे, क्योंकि सामने होने वाले साले साहब बैठे थे। अच्छा तो अब मैं चलता हूँ, सारा इंतज़ाम करना है। सोलत उठ खड़ा हुआ। तो नवीद को साथ ले जाओ, थोड़ा हाथ बटा देगा, ताया अब्बू बोले। काम के नाम पर नवीद का दम निकल गया। अब्बू अभी तो मेरे पास मुनासिब सूट भी नहीं है। कल मैं टेलर से कमीज़ ले आऊँगा जो सिलने दी है। ये तो कौन सी बड़ी तकरीब है, सोलत कह रहा है, छोटी मोटी सी है। ताई अम्मा को उसके इनकार पर गुस्सा आ गया। रहने दे चची अम्मा, मैं खुद कर लूँगा, यूँ भी कुछ ज़्यादा नहीं करना। सोलत ने यूँ कहा जैसे वो खुद नवीद को ले जाना ना चाहता हो। अगले दिन वो सब लोग बड़ी तैयारी से रवाना हुए। ताया अबू, चचा मियाँ, ताई अम्मा, सुमेरा, मजहर, नवीद और जावेद चले तो ये लोग दोपहर का खाना खाते ही, लेकिन हुआ कि रास्ते में गाड़ी का पंक्चर हो गया, जिसमें खासा वक्त सर्फ हो गया। जब मंजिल मकसूद पर पहुँचे तो सूरज गरूब हो रहा था और मलगजा अंधेरा हर सू फैला हुआ था। घर में कुछ मेहमान वगैरह भी थे। बड़े से लॉन में कुर्सियों पर लोग बैठे थे। सोलत पजामा और शेरवानी में मलबूस, गले में बहुत से फूलों के हार और सर पर टोपी लगाए मौजूद थे। अरे आप लोगों ने इतनी देर लगा दी, उनको देखकर सोलत लपक कर करीब चला आया। चलो देर सही, लेकिन रुखसती के वक्त तो शामिल हो ही गए। ये शायद सोलत का कोई दोस्त था। किसकी रुखसती? ताया अबू अचंभे से पूछने लगे। भाई आपकी भतीजी सवेरा की, सोलत का दूसरा दोस्त बोला। क्या? उनके मुंह खुल गए मारे ताज्जुब के। ख़ास तौर पर नवीद की हालत काबिल दीद थी। गोया आज सवेरा की शादी है? ताया अबू गुस्से से पूछने लगे। जी, साथ इसकी भी, सोलत का पहला दोस्त बोला। तो गोया आज तुम दोनों ने शादी की है और हमें बताना तक ज़रूरी नहीं समझा। तुम तो कह रहे थे छोटी मोटी तकरीब है। ताई सलमा आंखें निकाल कर बोली। वो जी बस जल्दी थी, अचानक मामला सेट हो गया, इसलिए आपको बताया नहीं था कि आप नाराज़ हो जाते। वो नवीद के सोलत की बात ताया अबू समझ गए थे। हाँ ये बताओ, जब तुम नवीद के लिए राज़ी थे, फिर सवेरा की शादी कहीं और क्यों की? ताई अम्मी गुर्रा कर बोली। लड़का अच्छा मिल गया था जी, ये दूसरा दोस्त था। ताई और ताया पीछो ताप खा कर रह गए थे। दुल्हन कहाँ है तुम्हारी? ताया जी चौंक कर बोले। अंदर है, सोलत ने जवाब दिया। और सवेरा का दूल्हा कहाँ है? चचा मियाँ ने इधर उधर नज़रें घुमाई। आपके सामने खड़ा है। सोलत ने सर को ज़रा सा खम दिया। क्या बकवास है, तुम्हें शर्म नहीं आती ऐसी बात कहते? चचा मियाँ का पारा यकायक चढ़ गया। शर्म की क्या बात है चचा मियाँ, मैं ही सवेरा का दूल्हा, आपका दामाद हूँ। हाँ आप सुन लें, मैं उसका भाई नहीं हूँ। तुम फ्रॉड। कहाँ है सवेरा? दोनों भाइयों की हालत काबिल दीद थी। गुस्से से बेकाबू, नथने फड़कते हुए, आंखें अंगारा। ताई सलमा सोलत को ऐसे घूर रही थी जैसे कच्चा चबा जाएंगी। नवीद और सुमेरा निढाल और बदहवास थे। सवेरा ने उन्हें देखते ही आहिस्ता से सलाम किया। सवेरा, कौन है ये? ताया अबू डिपट कर पूछने लगे। मेरे शौहर, आहिस्ता से जवाब मिला। तेरा शौहर? कमीना, फ्रॉड, भाई बनकर आया था, शौहर बन बैठा, धोखेबाज, मैं तुझे पुलिस के हवाले कर दूंगा, ताया झाग उड़ाते हुए बोले। उन्हें बेहद सदमा हुआ था कि सोलत की वजह से सारे ख्वाब बिखर कर रह गए थे। शौक से कीजिए किबला, लेकिन उल्टा पुलिस आपको धर ले तो फिर मत कहिएगा, सोलत इत्मीनान से बोले। तुमने ये सारा चक्कर दौलत के लिए चलाया है ना? चचा उसे घूरते हुए पूछने लगे। बिल्कुल नहीं, बल्कि ये चक्कर तो आपका चलाया था और मैंने इसका तोड़ कर दिया। क्या कहते हैं? वैसे अब गुस्सा थूक दीजिए, भतीजी को रुखसत कर दें। रुखसती क्या है, बस एक कमरे से दूसरे कमरे तक जाना है। मैं लानत भेजता हूँ रुखसती पर। इसे देखो कैसी बेहया निकली, खुद ही शादी कर ली। निकली ना आखिर संपोलन, ताई अम्मा चबा चबा कर बोली। मोहतरमा सलमा साहिबा, ये मेरी बीवी है और इसकी शान में कोई नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल करने की इजाज़त मैं आपको हरगिज़ नहीं दे सकता। इसकी दौलत की खातिर आप लोग इतना अकड़ रहे हैं। अगर ये दौलतमंद ना होती तब आप बना लेते बहू, सोलत ने गरज कर पूछा। लानत है इस पर, इसके पैसे पर, समझ लेंगे हम, हमारी कोई भतीजी नहीं थी, चलो वापस चलो, ताया अबू ने कूच का हुक्म दिया। सुमेरा ने भीगी नज़रों से सोलत को देखा और सबसे पहले आगे बढ़ गई। सवेरा ने उनको रोकना चाहा, लेकिन वो लोग ना रुके।
सवेरा अपने हुजरा रूसी में तन्हा थी। वो ज़िंदगी के इस मोड़ पर अजीब सा महसूस कर रही थी। वो सोच रही थी कि जब सोलत उसका भाई बनकर आया था तो वो कितनी खुश थी, लेकिन सोलत में उसने वो गर्मजोशी महसूस ना की जो एक भाई के रवैये में होती है, बल्कि बाज़ औक़ात उसकी मायने खेज़ बातें और हरकतें उसे हैरान कर देती। और फिर चंद दिन बाद उसने खुद ही सवेरा को बता दिया कि वो उसका सगा या सौतेला भाई नहीं है। जिस दिन सोलत सुमेरा से झूठ मूठ इज़हार मोहब्बत कर रहा था, उसी रोज़ उसने सवेरा को असल बात बता दी थी, जिसे सुनकर वो बेहद उदास हो गई थी। सोलत सवेरा का मामूजाद भाई था। सवेरा की माँ राहत ने जब इफ्तिखार से शादी करनी चाही तो ये वकार और सत्तार ही थे जिन्होंने इफ्तिखार के ख़िलाफ़ राहत के भाई के कान भरे थे। जाने इस बात से उन्हें क्या फ़ायदा पहुंचा, इसीलिए वो बहन की शादी इफ्तिखार से करने पर तैयार न थे। और जब राहत ने कोर्ट मैरिज कर ली तो वो बहुत नाराज़ हुए और बहन से मेल जोल ख़त्म करके अमेरिका चले गए। और जब इतने अरसे बाद वापस आए तो बहन की ख़ता भूल चुके थे, लेकिन पता करने पर मालूम हुआ कि बहन मर चुकी है। लिहाजा फतू बाबा ने सवेरा के मुतल्लिक सब कुछ बताया तो सोलत ने ये ड्रामा खेला था। निकाह नामे पर राहत का नाम मिटाकर रूह अफ़ज़ा लिखा गया था। तारीख़ भी बदल दी थी। तस्वीरें सोलत के घर वालों की थी जिनमें इफ्तिखार की तस्वीर अलग से लगाई गई थी। सोलत तो महज उसे उनके चुंगल से निकालना चाहता था, लेकिन अब सवेरा को देखा तो दिल ही हार गया और गैर शऊरी तौर पर ऐसी बातें सरजद हो जाती जो एक भाई नहीं कर सकता। तब उसने सब कुछ सवेरा को बता दिया, अपनी चाहत के बारे में भी। जब वो वापस घर आई तो मामू मुमानी ने उसे हाथों हाथ लिया और फिर बहुत सी मोहब्बत दी कि उसकी सारी महरूमी ख़त्म हो गई। और जब उन लोगों की ख्वाहिश का पता चला तो वो इनकार ना कर सकी कि सोलत बुरा तो नहीं था, किसी भी लड़की का आइडियल हो सकता था। और फिर जिस मोहब्बत की उसे ज़रूरत थी, जो तहफ़्फ़ुज़ वो चाहती थी, वो उन लोगों से मिल रहा था। लिहाजा वो रज़ामंद हो गई। ये सोलत की ख्वाहिश थी कि उन लोगों को ऐन वक्त पर मतला किया जाए ताकि वो कोई फड्डा ना कर सकें। शादी में चंद मखसूस लोग मदऊ थे और यूँ सवेरा आज सोलत की हो गई। आज ये कीमती अंगूठी पहनते हुए तो तुम्हें कोई डर नहीं लग रहा होगा कि कोई मना कर देगा। सोलत उसका नाजुक सा हाथ थाम कर याकूत की अंगूठी पहनाते हुए कह रहा था, हाँ, आज तुम्हारी ख्वाहिश पूरी हो गई कि सारी रात बैठकर मुझसे बातें करो ना, आज मौका मिला है, सारी रात हमारी है ना। सोलत उसका चेहरा थामे गुनगुनाया। सवेरा के चेहरे पर हया के रंग बिखरे थे, रेशमी पलकें थरथरा रही थीं, होंठों पर मलकूती मुस्कुराहट थी। सोलत की सांसों की तपिश से घबराकर सवेरा ने उसके सीने में मुंह छुपा लिया। डियर लिसनर्स, उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अपनी पसंदीदगी के इजहार के लिए लाइक बटन को प्रेस कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नई आने वाली वीडियोस के लिए बेल नोटिफिकेशन ज़रूर ऑन कर लें। शुक्रिया।